आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे ठाकुर एसएचओ की फील्डिंग लगाकर इस ताक में खड़ा होता है कि उसके आने पर उसे जान से मार देगा। सुनसान सड़क के बीचों बीच ठाकुर का ही एक आदमी साइकिल गिराकर लाश की तरह पड़ा होता है। यादव नशे की हालत में बड़ी मुश्किल से जीप रोकता है। अब आगे ई साला कौन शवासन में पड़ा है, भी गाड़ी के नीचे आ जाता तो साला कुत्ते की मौत मर जाता। अबे पीते का है बे इतनी जो संभलती नहीं है, उठ अबे उठना। इतनी ही आवाज पर वो आदमी किसी फौजी की तरह सीधा तन के खड़ा हो गया। एसएचओ समझ नहीं पाता कि ये हुआ क्या। इतने में सड़क के किनारे से फुल स्पीड में ठाकुर गाड़ी चलाता हुआ आता है और एसएचओ को साइड से जोरदार टक्कर मारता है। अब टक्कर ऐसी भी नहीं थी कि सीधा मौत हो जाए, मगर एसएचओ की पसलियां कांच की बोतल की तरह टूट जाती हैं। वो सड़क किनारे गिर जाता है। ठाकुर गाड़ी से उतरता है और सड़क किनारे लगे पेड़ से धीरे से सहारा लेते हुए एसएचओ की छाती पर अपना पांव रखता है। क्या लगा था तुम्हें यादव, जो तुम इतने सालों से हमारे टुकड़ों पर पलोगे, फिर एक दिन हम ही काटोगे और हम तुम्हें सेना मेडल देंगे। ठाकुर साहब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इसका अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा। हम जानते हैं दिमाग हमारा तुमसे कहीं ज्यादा चलता है, पर तुम टेंशन ना लो, क्योंकि उस बुरे अंजाम को देखने के लिए ना तुम जिंदा नहीं रहोगे। एसएचओ की ये हालत थी कि वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। उसकी रीढ़ की हड्डी चूर चूर हो चुकी थी। उस पेड़ से वो 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकता था। वो उसी पेड़ पर कमर टिकाकर बैठा रहा। ठाकुर ने कहा, यादव, तुमने हमारे लिए बहुत किया है, इसलिए हमने तुम्हें टॉर्चर नहीं किया, पर जो बाद में ये तुम होतियात किए ना, वही वजह बना तुम्हारी इस हालत का। हमारे पूर्वज राज करते थे इन जमीनों पर जहां तुम अपनी चौकी चलाते हो। एसएचओ ने ठाकुर को रोकते हुए कहा, हे ठाकुर, अपनी स्पीच अपनी औलाद को देना, मारना है तो मार, मत कर। ठाकुर को गुस्सा आया, पर वो गुस्सा पी गया और यादव से बोला, कोई आखिरी ख्वाहिश है? अगर है तो उसको लेके मन में ही मर जा। चढ़ाओ गाड़ी पे। ये कहते हुए ठाकुर ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और उसने जिंदा एसएचओ को एक पुरानी जीप से रौंद कर रख दिया। एसएचओ उसी क्षण परलोक से धार गया। अगली सुबह वहां तफ्तीश करने पहुंची पुलिस हैरान थी। कत्ल का वो मंजर कुछ यूं दिखाया गया कि जैसे वो एक एक्सीडेंट था। कत्ल करने वाले ड्राइवर की जीप चोरी की थी। वो पुलिस को देख के घबराया और कंट्रोल लूज कर गया। सड़क किनारे मूत रहे एसएचओ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये सभी बातें भी उसने इशारों से समझाई थी, क्योंकि वो तो पैदाइशी गूंगा था। ठाकुर का प्लान इतना फुल प्रूफ था कि सब जानते थे कि ये काम उसका नहीं है, पर कानून की बंदिशों के आगे वो मजबूर थे और ठाकुर के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। एसपी साहब खुद मौके पर पहुंचे और फिल्मों में जैसे पुलिस वाले की लाश को देखकर टोपी उतार देते हैं, उन्होंने कुछ उसी दुख के साथ पूरे सिचुएशन को गाली निकाली। पांडे की दुकान पर चाय पी रहे नरेश को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वहां चर्चा कुछ यूं चल रही थी, सुना है ठाकुर एसएचओ यादव को मरवा दिए। अरे किसी शराबी ने मारा है। नरेश का दिमाग घूम गया। एसएचओ उसकी हिटलिस्ट का हिस्सा था, जो नरेश के जहन में उसके बचपन से थी, और वो खुद उसे मारना चाहता था। उसने चर्चा कर रहे बुजुर्ग चचा का कॉलर पकड़ा। कब हुआ ये? हमको तो बनवारी ने बताया कल हुआ है भैया। दीदी, अम्मा, नरेश। उसका कॉलर हाथ में लेते हुए नरेश ने कुछ सोचा और बुढ़े को धक्का मारकर वहां से चला गया। उधर ठाकुर ने एमएलए ब्रिजेश तिवारी को फोन लगाया। अरे जय हिंद एमएलए साहब, सुना है आपकी फौज का एक सिपाही कल शराब के नशे में शहीद हो गया। हम अपने बाग से फूल भेजेंगे उनके घर। हालात कब कैसे हो जाएं ये तो स्वयं भगवान भी नहीं जानते। आप और मैं तो बड़ी छोटी चीज है। दुखद घटना है। अरे क्या कुछ तो बोलिए। अच्छा लगता है 2 मिनट के मौन के बीच हम आपको कॉल कर दिए। माफ करना एमएलए साहब, रखते हैं। एमएलए ब्रिजेश तिवारी पहली बार ऐसा हुआ कि एकदम चुप था। ये बात पर ज्यादा रिएक्शन देते तो भी फंसते और नहीं देते तो भी। उसने चुपचाप फोन काट दिया और अपने टेबल पर पड़ा पत्थर का पेपर वेट सामने लगी सत्यमेव जयते की फोटो फ्रेम पर दे के मारा। उधर नरेश को नहीं समझ आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहां। उसके मन में ठाकुर के खिलाफ नफरत अब शायद 4 गुना बढ़ चुकी थी। एसपी ने एमएलए को फोन लगाया ये पूछने के लिए कि केस को किस एंगल से लिया जाए।
जय हिंद सर। सर मामला बिल्कुल साफ है, ये हत्या है जिसे एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है और वो एक अच्छा ऑफिसर था सर। एसपी तुम्हारी इज्जत करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हो, पर अकल से काम लो। इसे हत्या दिखाया तो ये नेशनल न्यूज बन जाएगी कि एक एसएचओ को लोकल बाहुबली कुत्ते की मौत मारा। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे, ऑपोजिशन सीएम से सवाल करेंगे, सीएम मेरे से और मैं तुमसे। इस मामले को उठाया तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। पर सर ठाकुर को ऐसे नहीं जाने दे सकते। तुमसे ये किसने कहा कि ठाकुर को जाने दूंगा? उसका हश्र वही होगा जो उसने हमारे अफसर का किया है, मगर उससे पहले उसको घुटने पर लाएंगे हम। ईडी, सीबीआई, एनसीबी, इनकम टैक्स साले को इतनी जगह से मारेंगे ना कि हर सांस पर रोएगा। तो एक काम करो, वो किन्नर हवेली पर फोन लगाओ और इसके गांव का वो जो पगलैट कौन था वो नरेश, उसके साथ मीटिंग फिक्स करो। इस खेल को गंदा ठाकुर ने किया था, इसकी गंदगी को साफ हम करेंगे। सुनते रहिए कहानी किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे एसएचओ की हत्या करने के बाद ठाकुर ने एमएलए को फोन पर तंज कसते हुए ललकारा था और जिसके बाद एमएलए ने एसपी को कहा कि नरेश के साथ मीटिंग फिक्स करें। अब आगे पांडे की चाय की दुकान पर बैठे गांव के लोग किसी बड़ी जांच एजेंसी के बड़े अफसरों की तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे। एक ने कहा, एसएचओ की हत्या के पीछे जरूर नरेश था, उसने उसके बाप को उठाया। भाई वजह बिल्कुल साफ है। तुम सुबह सुबह भांग लगा के कुछ भी मत बोलो। सुना है गाड़ी और आदमी दोनों पकड़े गए हैं जिसने हत्या की थी। अरे शराब पिया हुआ था कोई। चाय देते हुए पांडे ने कहा, अरे सुबह सुबह काहे बकैती कर रहे हो भाई? सबको पता है इसके पीछे ठाकुर साहब हैं, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। अरे बोलेगा भी तो कैसे? अरे बाहुबली आदमी है यार, पैसा है, पावर है, कोई क्या ही बोलेगा। उधर किन्नर हवेली पर नरेश, मंजली दीदी, शालू और कुछ किन्नर बैठे खास मीटिंग कर रहे थे। ए शालू, सबको लेके बाहर जाओ, हमको नरेश से अकेले में बात करनी है, मंजली दीदी ने कहा। सब बाहर जाते हैं। मंजली दीदी नरेश से सीधी बात करती हैं। हम यहाँ कई सालों से हैं, शायद जब तुम पैदा हुए तब से। इस इलाके की राजनीति में होने वाला हर मूवमेंट हमारी नजर से बचता नहीं है। तुम इस इलाके की राजनीति का एक काबिल चेहरा हो नरेश। हम तुम्हारे अंदर इस हवेली के वारिस को देखते हैं, पर उसके लिए समस्याएं बहुत हैं। और सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्या कि तुम्हारे ऊपर ही काबू नहीं है। हम आपकी और आपके भरोसे की इज्जत करते हैं दीदी, पर हमें ना बाहुबली बनना है, ना इस हवेली में आपकी गद्दी पर बैठना है। हमारा बचपन बहुत अलग रहा है दीदी, और हमें अपने बचपन के गुनहगारों को सजा देनी है। दीदी ने कहा, जिसमें से एक एसएचओ था। नरेश हैरान था मगर कुछ बोला नहीं। तुम किसी बड़े आदमी की औलाद नहीं हो नरेश, मगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले आई है कि तुम ना चाहते हुए भी आने वाले वक्त में इस इलाके के बड़े आदमी बनोगे। तुम किन्नर नहीं हो, मगर तुम हमारी गद्दी के लायक जरूर हो। पर अभी बात हमारी गद्दी की नहीं है, अभी बात तुम्हारी है। मैं कुछ समझा नहीं। जो तुम्हें एसएचओ के साथ करना था वो तुम ठाकुर के साथ कर सकते हो। उसके लिए जो मदद लगेगी वो हम तुम्हें दिलवाएंगे। हमें हत्या करने में कोई समस्या नहीं है, मगर हत्या के बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एमएलए ब्रिजेश तिवारी, ये वो आदमी है जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। और वो काहे? क्योंकि तुम काम के हो और उससे ऊपर कुछ नहीं नरेश। कल तक ठाकुर काम का था, आज तुम हो। नरेश सोच में पड़ जाता है तो उधर एमएलए ब्रिजेश तिवारी ने अपनी पॉलिटिकल शक्तियां सक्रिय कर दी थी। ठाकुर के तीनों लड़कों को गांजा और चरस की सप्लाई में अंदर करने का आदेश दिया। ठाकुर के कुछ और धंधे भी बंद करवाए और ठाकुर की सबसे बड़ी और सबसे नाजुक चीज, उसकी ईगो पर वार किया। सेंटर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम को ठाकुर के घर रेड मारने के लिए भेजा। सायरन मारती 2 बड़ी गाड़ियां, सेंटर के 4 बड़े अफसर और 9 लोगों की टीम और लोकल पुलिस ठाकुर के हवेली के बिल्कुल बाहर जाकर खड़ी थी। दरवाजा खोलिए, साहब का आदेश नहीं है।
दरवाजे पर हो रही हलचल को देख मुनीम भागता हुआ ठाकुर के पास पहुंचता है। अरे ठाकुर साहब, लगता है रेड पड़ी है, इनकम टैक्स वाले हैं। इनको तो सालों को गोली से उड़ा देंगे। साला हमारी हवेली पर हमें आदेश देंगे, हरामजादे। रुकिए ठाकुर साहब, ये जिला के लोग नहीं हैं, सेंटर से आए हैं। उतने में ही दरवाजा खुलता है और सभी गाड़ियां अंदर आ जाती हैं। ठाकुर बिना मुनीम की एक बात सुने सीधा बरगलाता हुआ अफसर के सामने जाता है। कहा बे, ब्रिजेश तिवारी ने भेजा है ना, उल्टे पांव वापस लौट जाओ वरना साला अच्छा नहीं होगा। ये विजय सिंह ठाकुर तुम्हारा नाम है? पिछले कई सालों में ठाकुर साहब से किसी ने इस लहजे में इतनी हिमाकत नहीं की थी कि उनके दरवाजे पर खड़ा होकर उनसे उन्हीं का नाम पूछे। अचानक अपना गुस्सा पीते हुए ठाकुर ने जवाब दिया, हम ही हैं। ये इनकम टैक्स की रेड है, जब तक आपसे कुछ सवाल ना किया जाए तब तक आप चुप रहेंगे और परिवार के सभी लोगों को अपने इस आलीशान लिविंग रूम में इकट्ठा कीजिए। चलिए। ये कहते हुए अफसर ने ठाकुर के कंधे को थपथपाया, ये दिखाते हुए कि ठाकुर के चौड़े सीने और अकड़ से उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जानते हो हम कौन हैं? देखो विजय ठाकुर, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, पर तुम हमें नहीं जानते। तुम्हारे पूर्व मुख्यमंत्री के घर भी मैंने ही रेड डाली थी। दोनों हाथ पीछे बांध के उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया था। ये बात तुम पूरी तरह जानते हो कि तुम्हारी औकात एक मुख्यमंत्री की औकात से बहुत ज्यादा नीचे है। मेरे काम के बीच में दोबारा बोले तो परिवार के एक एक मेंबर को तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। मुंह तब खोलना जब तुमसे सवाल किया जाए। ठाकुर के घर की एक एक ईंट उठाकर देखी गई, घर की औरतों के गहने जब्त किए गए, घर से मिला कैश जब्त किया गया और इतनी उथल पुथल मचाई गई कि ठाकुर की शर्म के मारे आंखें नम हो गईं। ये रेड करीब 4 घंटे चली। ठाकुर पूरी रेड के दौरान कुछ नहीं बोला। उसके परिवार का एक एक सदस्य उसे यूं देख रहा था कि उससे नाकामयाब ठाकुर उस खानदान में पैदा नहीं हुआ। कुछ देर के बाद एक रसीद किस्म की फाइल को लेकर अफसर ठाकुर के पास आया और बोला, इस पर साइन करो। ठाकुर ने बिना कुछ बोले अफसर की तरफ डरे हुए हाव भाव के साथ देखते हुए साइन किए। रेड खत्म करके जब सारा माल बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरा जा रहा था तब अफसर ने ठाकुर से कहा, ये जो रेड थी ना, ये तुम्हारे घर पर नहीं, तुम्हारे अहंकार पर करवाई गई है ठाकुर। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि जिसे ये ना पता चले कि क्या चीज राजनीतिक द्वेष के चलते करी गई है और किस चीज में बदला लिया जा रहा है। मुझे तुम्हारे साथ कोई सहानुभूति नहीं है। बस ये याद रखना कि अहंकार तो रावण को नहीं बचा सका। तुम तो बहुत छोटी चीज हो। गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ वहां से रवाना हुई। ठाकुर दरवाजे पर खड़ा एक टक सोचता रहा। तभी ठाकुर को उसके वकील का फोन आया। अरे मुबारक हो ठाकुर साहब, आपके तीनों लड़कों की बेल मंजूर हो गई है। अब कुछ दिन केस चलेगा मगर नारकोटिक्स का मामला नहीं बनेगा। खबर दुरुस्त थी मगर ठाकुर को खुशी नहीं थी। ठाकुर की ईगो पर बड़ा गहरा जख्म दिया था इस रेड ने। उधर किन्नर हवेली पर गोश्त और चावल का सेवन कर रही मंजली दीदी के कमरे में अचानक नरेश घुसता है और कहता है, हम ठाकुर को मारने के लिए तैयार हैं, बस आप बताइए कब और कहां। हमें अंजाम से भी कोई डर नहीं। तो उधर बुरी तरह लुटा पिटा ठाकुर विस्की का ग्लास एक झटके में खत्म करते हुए अपने मुनीम से कहता है, हम ब्रजेश तिवारी का वो हाल करेंगे जो एसएचओ यादव का किया था। ठाकुर एमएलए को मारना चाहता था और नरेश एमएलए की मदद से ठाकुर को। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे एमएलए ब्रिजेश तिवारी के कहने पर ठाकुर के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और मंजली दीदी कैसे नरेश को कन्विंस करती हैं कि वो ठाकुर को मार दे। और अपने ऊपर किए जा रहे राजनीतिक हमलों से घायल ठाकुर एमएलए को मारने की सोच लेता है। एमएलए को ठाकुर मारना चाहता है और ठाकुर एमएलए को। अब आगे बीच रात शराब के नशे में चूर एमएलए ब्रिजेश तिवारी की राजनीति से ग्रस्त ठाकुर सारी दुनिया को कोस रहा होता है। साला जिस जमीन पर ये हरामजादे डेमोक्रेसी खेल रहे हैं, ये जमीन हमारी थी। राज किया है हमारे पूर्वजों ने यहां। वहां बैठा मुनीम भी कुछ पैक डाउन था मगर डरा हुआ था कि ठाकुर साहब इतने बहरा रखे हैं कि कुछ भी बुरा लग गया तो सबसे पहले अपने मुनीम को ही शहीद करेंगे।
मुनीम जी एक बात बताइए, ये साले ब्रिजेश तिवारी का क्या किया जाए? गोली मारें, ट्रक चढ़ा दें इसके ऊपर, या किसी शार्प शूटर को पैसा देके भरी सभा में माननीय एमएलए साहब को शहीद कर दें? मालिक, वैसे तो आप ज्यादा जानते हैं, पर जो उसने हमारे साथ किया है, हम भी तो क्यों ना वही उसके साथ करें। जहर को जहर काटता है और डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी। कहना क्या चाह रहे हो तुम? एमएलए साहब को घमंड उनके ओहदे का है ना, आप उसी ओहदे पर वार कीजिए। एक आदिवासी परिवार है जिनकी जमीन पर कब्जा करके एमएलए साहब 5 स्टार रिट्रीट बनाने का प्लान कर रहे हैं। होटल, उनका बेटा बाहर से होटल वाली पढ़ाई करके जो आया है। ये हुई ना बात। साला बस इसी दिन के लिए तुम्हें आज तक गोली नहीं मारे हम। तो ऐसा कीजिए, मीडिया में जो हमारे मित्र हैं सबको इकट्ठा कीजिए। कल हम उसी आदिवासी परिवार के साथ खाना भी खाएंगे और उनके हक की बात भी करेंगे। अरे लोकतंत्र जिंदाबाद। अगले दिन की दोपहर किन्नर हवेली से नरेश और मंजली दीदी एमएलए ब्रिजेश तिवारी से मिलने उसके एक फार्म हाउस पर जाते हैं। अपने आप पर काबू रखोगे ना नरेश? जी दीदी, रखेंगे। तिवारी के साथ हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है। उसको ना तो हम नाराज कर सकते हैं, ना ही वो हमें। जी दीदी, तुम्हें झुकने को नहीं कह रही हूं, बस इस बात का ध्यान रखें कि तुम मुझे मत झुकाना। जब तक हमसे बात नहीं होगी कुछ बोलेंगे नहीं। हम जानते हैं ये बड़े लोग हैं दीदी। लोग वो बड़े नहीं नरेश, बस उनके ओहदे बड़े हैं और कुछ नहीं। तो वहीं ठाकुर गाड़ियों और मीडिया का काफिला लेके निकल पड़ता है उस आदिवासी परिवार से मिलने जिसकी जमीन एमएलए ब्रिजेश तिवारी ने दबा रखी थी। आज के दिन की बात ही और है ठाकुर साहब। आज आपका कुर्ता और आप दोनों चमक रहे हैं। ठाकुर की सहलाते हुए मुनीम ने कहा। नजर ना लगाइए मुनीम जी, आज साला सारा प्रदेश हमें टीवी पर देखेगा। उधर फार्म हाउस पर मंजली दीदी और नरेश पहुंचते हैं। आइए आइए दीदी, प्रणाम स्वीकार कीजिए हमारा और आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है तिवारी। तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे काम को देखकर बड़ी खुशी होती है। ये तो आपका बड़प्पन है। आइए बैठिए। ये नरेश है, जानते ही हो तुम। जी प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ते हुए नरेश ने कहा। प्रणाम का जवाब देने से पहले एमएलए ने आसपास खड़े अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए कमरे से बाहर जाने को कहा। फिर नरेश को इशारे से उसके प्रणाम का जवाब दिया। दीदी, आप तो जानती हैं हमें सीधी बात करने की आदत है। ठाकुर हमारी आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है और हम चाहते हैं कि उस कांटे को आप निकाल कर फेंकें। मंजली दीदी ने जवाब दिया। तुम भी जानते हो मुझे भी साफ साफ बात करने की आदत है। तुम्हारी आंख का कांटा निकालने में हमें कोई तकलीफ नहीं, पर उसमें हमारा क्या फायदा है ये भी तुम्हें ही बताना होगा। अब क्या पहेलियां बुझाएं दीदी, ठाकुर के धंधे बंद करने में भी बड़ा खर्चा हुआ, मगर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं जानता हूं। इसीलिए ठाकुर की जान की कीमत मात्र 55 लाख रुपए है। इससे पहले मंजली दीदी कोई जवाब देती, कमरा बिना खटखटाए एमएलए का पीए अंदर आता है। अरे तुमको बोला था ना बाहर रहो, ऐसा क्या बम फट गया है भाई? बम नहीं ठाकुर साहब, न्यूक्लियर बम। ये कहते हुए एमएलए के पीए ने टीवी पर न्यूज चलाई। टीवी पर ठाकुर हाथ में कागज लिए आदिवासी परिवार के कमजोर बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखे हुए बोला, प्रदेश के बाहुबली आदिवासियों को समाज का हिस्सा नहीं मानते। इनकी जमीन पिछली कई पीढ़ियों से इनकी कमाई का, रहने का, जीने का इकलौता साधन है, मगर आपके एमएलए ब्रिजेश तिवारी इनकी जमीन को कब्जा कर यहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। सालों से जहाँ हैंडपंप नहीं पहुंचा वहां अब स्विमिंग पूल पहुंचेगा, और वो इन आदिवासियों के लिए नहीं, एमएलए साहब के लिए। ये कौड़ियों के भाव में जमीन लेकर करोड़ों का धंधा करने की स्कीम है। तिवारी जी अपने आप को जनता का सेवक से जनता का मालिक समझ बैठे हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को जानते थे, और अगर हाँ तो वो चुप काहे हैं? क्या इनकी पार्टी को यह मालूम था कि उनके काबिल नेता इस तरह आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके 5 स्टार रिट्रीट बनाने का प्लान कर रहे हैं? इनमें से किसी एक सवाल का जवाब क्या एमएलए साहब, उनकी पार्टी या मुख्यमंत्री जी देंगे? बताइए एमएलए साहब। उतने में एमएलए ने टीवी बंद किया। लगातार ऑफिस में फोन पर फोन बजने लगे।
एमएलए ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ठाकुर इतनी बड़ी चाल को अंजाम दे पाएगा। पीए के मोबाइल पर सीएम का फोन आता है। वो डरता हुआ एमएलए साहब के आगे फोन करता हुआ बोलता है, साहब फोन। अरे नहीं लेना यार फोन। सर सीएम साहब है साहब, पहले बोला करो। भैया जी प्रणाम। न्यूज देख रहे हो? जी जी। तुम्हें 2 दिन दे रहे हैं, इस मामले को संभालो और उसके बाद पार्टी और पोजीशन दोनों से इस्तीफा चाहिए हमें। पर भैया जी, तुम जानते हो हमें अपने आप को रिपीट करने की आदत नहीं है। जितना कहा है उतना करो, बिना मिस्टेक के। सीएम साहब का फोन करता है। एमएलए लड़खड़ाता हुआ कुर्सी पर बैठ जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। नरेश चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अब इंतजार मत कीजिए, ठाकुर का जो करना है आज ही कर देते हैं। कितनी ही देर लगेगी? ठाकुर खत्म, खबर खत्म। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठाकुर एमएलए ब्रिजेश तिवारी की पोल खोलते हुए आदिवासियों की जमीन पर 5 स्टार होटल बनने की बात को सरेआम कर देता है। तिवारी के गेस्ट हाउस में बैठे नरेश और मंजली दीदी ये सारा मामला टीवी पर देखते हैं। सीएम एमएलए को मामला दबाकर इस्तीफा देने की सलाह देता है और नरेश बौखलाए हुए एमएलए को ठाकुर को उसी दिन जान से मार देने की सलाह देते हुए कहता है, ठाकुर का जो करना है आज ही कर देते हैं। कितनी ही देर लगेगी? ठाकुर खत्म, खबर खत्म। अब आगे। गहरी सांस में गुस्सा दबाते हुए तिवारी मंजली दीदी से कहता है, ये किस गधे को लाई हैं आप? आज ही हमारे खिलाफ वो मीडिया में बोला है और आज ही ये मर्डर करेगा उसका। एक काम करो, तमंचा लो और हमारा भेजा साला यहीं गिरा दो, इसी टेबल पर। नरेश को गुस्सा आता है। उसके हाथ में अगर तमंचा होता तो वो एक कर बैठता। मंजली दीदी बीच बचाव करते हुए बोलती हैं, ठाकुर पर होने वाला कोई भी हमला अब हमारे खिलाफ जा सकता है। यही वक्त है कि हम शांत रहें और पहले इस समस्या को सुलझाने की सोचें। उधर ठाकुर आदिवासियों के साथ एक थाली में खाना खाते हुए जातिवाद के खिलाफ और सामाजिक एकता का सोशल वेलफेयर मैसेज देता है। वो अलग बात है कि बर्तन से लेकर खाने तक सब ठाकुर के अपने घर से आया था। डेमोक्रेसी और मीडिया का सो कॉल्ड सदुपयोग करते हुए ठाकुर जब घर लौट रहा होता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान और एक अलग ही सुकून होता है। तो कैसी रही मुनीम जी? भैया जी धागा खोल दिए आप। तिवारी जी का पजामा गीला हो गया होगा। सीएम ऑफिस हिल गया है मुनीम जी, सीएम ऑफिस। तिवारी तो बहुत छोटी चीज है। ऐसे धीरे धीरे तिवारी की इज्जत को जिल्लत में बदल देंगे हम। उस रात नरेश जब अपने घर पर था तो उसे एक आवाज आई, नरेश, ए बेटा नरेश, हमें यहाँ बहुत सर्दी लगती है बेटा। पिछले कई दिनों से नींद ही नहीं आई। भूख लगती है पर खाना नहीं खा पाते। नरेश, ओ बेटा नरेश। नरेश बौखला कर उठता है। बापू। पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए नरेश पानी के मटके की तरफ जाता है। मटके के ऊपर रखी मिट्टी की प्लेट को जब वो हटाता है तो पानी में उसे उसके बाप का चेहरा नजर आता है। वो घबरा के एकदम गिर जाता है। घुटनों के बीच मुंह दबाए रोने लगता है, पर रो नहीं पाता। गुनाह के बाद आप कानून से बच सकते हैं, पर अपने आप से नहीं। कुछ साए आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। हिम्मत जुटाकर नरेश फिर खड़ा होता है। मटके का ढक्कन खोलता है। इस बार उसे कुछ नजर नहीं आता और वो पानी का लोटा अंदर डाल के एक सांस में पूरा लोटा पानी पी जाता है। नरेश की माँ उसकी आहट से उठ जाती है और बाहर आकर पूछती है, तो ठीक तो है बेटा? सो जा माँ, बहुत रात हो गई है। ठीक हूं मैं। घर पर भी समय बिताया कर। तेरे बापू के जाने के बाद तू तो घर आता नहीं। तेरे कहने से बनिए की दुकान से राशन तो आ जाता है, पर बनाऊं किसके लिए? नरेश बात का कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप सोने चला जाता है। उधर तिवारी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोच लेते हैं। ठाकुर का आदिवासियों से मिलना एक लाइफलाइन की तरह होता है, जिससे वो अपनी जान को कुछ देर और बचा लेता है। सुबह सुबह अपने आंगन में सारे मीडिया को बुलाकर अब तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे एक हाथ में
माननीय हाई कोर्ट का एनओसी है और दूसरे हाथ में जमीन का रजिस्ट्री। आदिवासी भाइयों को हमने पूरा पैसा दिया और वो 5 स्टार होटल प्रदेश की तरक्की का प्रतीक बनेगा। अरे सिर्फ दिल्ली मुंबई में ही 5 स्टार बनेंगे क्या? हमारे प्रदेश का तरक्की पर कोई हक नहीं? कुछ छोट भैये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रदेश के और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे आदिवासी भाइयों को बदनाम करने पर तुले हैं। आप लोग समझदार हैं, प्रदेश आपसे भी समझदार है। हमारे पास उनका विश्वास और समर्थन दोनों है और ना वो हमसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई उस विश्वास को हिला सकता है। पर नेताजी, तिवारी जी ने जो सबूत पेश किए थे वो तो आपके खिलाफ इशारा करते हैं। एक रिपोर्टर ने बुलंद आवाज में पूछा। क्या नाम लिया आपने? खैर जो भी है, उनके इल्जाम बेबुनियाद हैं और उन पर आप लोग ध्यान ना ही दें तो अच्छा है। धन्यवाद। अरे पर मंत्री जी, अरे तिवारी जी, अरे तिवारी सर, तिवारी जी, एमएलए साहब सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिल्लम चिल्ली छोड़कर मंत्री जी वहां से निकल जाते हैं और आते ही अपने पीए से कहते हैं, सीएम साहब ने मिलने के लिए बुलाया है, गाड़ी निकलवाइए, हम ठीक 15 मिनट में रवाना होंगे। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर पर ठाकुर को इतने में ही छोड़ देंगे क्या? उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझे? हमारी एसपी से बात हुई है, आज शाम तक उसके लड़के को थाने में पट्टे की मशीन पर नहीं लिटाया ना तो राजनीति छोड़ देंगे। उधर नरेश किन्नर हवेली पर मंजली दीदी के साथ चाय पर चर्चा कर रहा होता है। हमको तिवारी जी पर गुस्सा आया था दीदी, तमंचा होता तो सच में ठोक दिए होते। यही तो समस्या है तुम्हारी नरेश, तुम्हारे गुस्से में ताकत बहुत है पर उस गुस्से को सही दिशा देना तुम्हें नहीं आता। पर दीदी सुना करो नरेश, सुनोगे तो समझोगे और समझ गए तो ये जिनके दरवाजे पर हम जाते हैं ना वो तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। जी। सिर्फ इतना कहता हुआ नरेश चाय का कप नीचे रखता है। तिवारी जी ठाकुर के लड़के को आज शाम अरेस्ट कराने वाले हैं। थाने में जाकर बचपन का गुस्सा निकालना चाहते हो तो चले जाओ, पट्टे की मशीन पर उल्टा लेटा मिलेगा तुमको। उधर ठाकुर का लड़का शराब के नशे में धुत गांव के बाहर की सड़क पर जीप में लहरता हुआ आता है। उसके ठीक सामने सड़क के बीचों बीच साड़ी पहने मेकअप लगाए नरेश खड़ा होता है। वो बड़ी मुश्किल से जीप रोकता है और नरेश को देखते ही गाली निकालता हुआ बाहर आता है। ए हरामजादे, आज तो तेरे बाप के पास भेजेंगे तुझे, रुक साथ। वो गाड़ी से हॉकी उठाता हुआ लड़खड़ाता हुआ नरेश की तरफ बढ़ता है और पीछे पुलिस कांस्टेबल उसके गिट्टे पर जो सरकारी डंडा बजाता है कि वो चीख मारता हुआ नीचे गिरता है। वाह, ये साला कौन है? बंसी साले, तुम इसके साथ हो बे? इसके साथ? ए, किसके साथ? कितनी पी रखी है बे? और ये बीच सड़क में गाड़ी काहे रोक रखे हो? वो उस तरफ देखता है तो नरेश वहां से गायब होता है। नशा किए हो तुम, हैं साले? उतने में वहां एसपी साहब की गाड़ी रुकती है। एसपी बाहर आते हुए ऐसे बनता है जैसे वो वहां से गुजर रहा था बस, और उसने ये सब देख लिया। क्या चल रहा है यहाँ? कौन है ये? सर, सैल्यूट के बाद बंसी ने कहा, नशे में लग रहा है सर, ड्रग्स किया लगता है। अभी कह रहा था कि कोई सामने खड़ा है, अजीब सी बातें कर रहा है सर कब से। क्यों बे? क्यों बे एसपी? हमरे घर आके रोटियां तक तोड़ चुके हो, भूल गए का कौन है हम? इसे जीप में डालो और नारकोटिक्स का टेस्ट कराओ। हिस्ट्री शीटर है सर, पहले भी पकड़ा गया है। गाड़ी चेक करो इसका। बंसी गाड़ी चेक करता है और 2 मिनट फिजूल छानबीन के बाद खुद का रखा गया 300 ग्राम कोकेन उठाकर चिल्लाता है, अरे सर, इस साला तो कोकेन चीनी की तरह लिए घूम रहा है। ए, हमारा नहीं है ये। हाँ, अब तो ये जीप भी तुम्हारी नहीं है, ये जिला भी तुम्हारा नहीं है। ठाकुर तुम्हारा बाप है या वो भी नहीं है? एक फोन करेंगे ना साले एसपी। इससे पहले डायलॉग पूरा होता एसपी जोरदार थप्पड़ मारता है। अगले ही पल ठाकुर का लड़का थाने में पट्टे की मशीन पर बिना पतलून के पड़ा होता है। जो कोकेन बंसी ने खुद रखा था उसी को लेके लगातार सवाल कर वो उस पर पट्टा चलाता है। फिर कमरे में पूरा अंधेरा करके बाहर आ जाता है। ठाकुर का लड़का चिल्लाता रहता है, ए बंसी, ए बंसी, एक बार छोड़ दे रहे हमको। अरे नहीं है हमारा, कोई साजिश किया है। ए बंसी, ए बंसी। तभी अचानक उसके मुंह के सामने लाइटर की रोशनी जलाकर नरेश बिल्कुल उसके चेहरे के पास आ जाता है। क्यों बे? क्या लगा था हम नहीं थे वहां?
ए बंसी, ए देखो, ये हरामजादा यहाँ भी आ गया। ए कोई है, जल्दी आओ, ए बंसी। तभी बंसी भागता हुआ अंदर आता है। काहे शोर मचा रखा है? साला देखो कौन है यहाँ। तुम ही अकेले हो, सुअर साले एक नंबर के। बंसी लाइट बंद कर फिर चला जाता है। तभी नरेश फिर अचानक लाइटर जला के सामने आता है। तुम्हारे खानदान को किसी पिशाच की तरह लगेंगे हम, हरामजादे। आज तुझे दिखाते हैं हमारे बचपन से हमारे अंदर का जो राक्षस पल रहा था ना, वो क्या कर सकता है। नरेश कमरे की ट्यूब ऑन तो करता है, पर वो जलती नहीं। जलती बुझती ट्यूबलाइट की स्पीड से ठाकुर के लड़के के वो लगातार पट्टे पर पट्टा चलाकर अपना सारा गुस्सा निकालता है। सारा थाना चीखों से गूंज जाता है। करीब आधे घंटे तक अपने अंदर की सारी गर्मी निकाल नरेश थाने के बाहर आता है और बंसी के साथ बीड़ी फूंकता हुआ हंसता है। बंसी को लगता है अब दोस्ती हो गई। अच्छा मजा लिए आप? ये कहते हुए हंसते हंसते बंसी नरेश से ताली मांगता है, मगर नरेश उसके हाथ पर जलती बीड़ी बुझा देता है और हंसता हुआ एक किसी सनकी आदमी की तरह चला जाता है। सनक इस आदमी की पर्सनैलिटी का प्रतिबिंब है और वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी हिट लिस्ट में एक नाम बंसी का भी था। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर।